भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया है। गुंडागर्दी, जातिवाद, तुष्टीकरण, यह तीनों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। बहरहाल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना घर देखे क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, वहां भी उन्हें चाहिए कि अपना झंडा और अपना कार्यालय सौंप दें। निषाद पार्टी लगातार कह रही थी, उसको देखें, अपना दल को देखें, अपने सहयोगियों को देखें। देखो कांग्रेस ने अपने, आप देखो कि बड़ा पार्टी होने के बाद उत्तर प्रदेश में जीत लाने के लिए उन्होंने समर्थन किया सपा का, और हमने भी, हम पहले व्यक्ति हैं जो हमने कहा सीट नहीं जीत चाहिए उसको। धोखे का जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। 13 नवंबर को कमल के फूल को ऐसा खिलाएगी कि श्री अखिलेश यादव जी को ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है। हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी, आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने। गठबंधन होता है तो गठबंधन में ये सारी बातें होती हैं, बातचीत होती है, फिर निर्णय वही होता है जो पार्टी। कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनती थी, सबसे पुरानी पार्टी बनती थी। गठबंधन टाइम फिक्स हो गया, कांग्रेस और सपा का गठबंधन समाप्त हो गया। सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में सपा और बीजेपी के जोरदार मुकाबले की चर्चाओं के बीच इस बात पर भी जोर जारी है कि क्या कांग्रेस ने उपचुनाव में हथियार डाल दी हैं। इस बहस के पीछे वजह साफ है कि सभी 9 सीटों पर सपा चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। लेकिन अब राजनीति में सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। आज सभी नामांकन खत्म हो चुके हैं। अभी सभी दल समीकरण का जोड़ घटाना करने में जुट चुके हैं और यह महज उपचुनाव नहीं है, यह सभी बड़े नेताओं की साख का सवाल है, क्योंकि सभी दल जीत हासिल करने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जो कभी खुद सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया है, या यूं कह ले कि दोस्ती के लिए कुर्बानी दे दी। लेकिन एक बात साफ है, दोस्ती निभाने के चक्कर में कार्यकर्ताओं को जरूर निराश कर दिया। सपा और बीजेपी ने चुनाव में सभी 9 सीटें जीतने का दावा किया है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच होने वाली सीधी लड़ाई में कौन सा दल जीत हासिल करेगा। बीजेपी ने 9 में से 1 सीट मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर अपने सहयोगी दल आरएलडी को दी है। 13 नवंबर को इन सभी 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती भी शुरू होगी। अब उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सभी नेता अपने अपने दलों की जीत की दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने उपचुनाव को लेकर दावा ठोका है कि उनकी जीत निश्चित होगी। सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया है। गुंडागर्दी, जातिवाद, तुष्टीकरण, यह तीनों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। और श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ एक धोखा है और उस धोखे का जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। 13 नवंबर को कमल के फूल को ऐसा खिलाएगी
कि श्री अखिलेश यादव जी को ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है। कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनती थी, सबसे पुरानी पार्टी बनती थी, गठबंधन टाएं फिक्स हो गया। 5 सीटें मांग रही थी कांग्रेस, वो 5 मांग रही थी कि 10 मांग रही थी, इससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस और सपा का गठबंधन समाप्त हो गया। सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है। बहरहाल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। भारतीय जनता पार्टी अपना घर देखे, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। वहां भी उन्हें चाहिए कि अपना झंडा और अपना कार्यालय सौंप दें। निषाद पार्टी लगातार कह रही थी, उसको देखें, अपना दल को देखें, अपने सहयोगियों को देखें। उन्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में ये सारी बातें होती हैं, बातचीत होती है, फिर निर्णय वही होता है जो पार्टी हित में होता है। तो जीत के लिए है। तो आज देखो कांग्रेस ने अपने, आप देखो कि बड़ा पार्टी होने के बाद उत्तर प्रदेश में जीत लाने के लिए उन्होंने समर्थन किया सपा का। और हम पहले व्यक्ति हैं जो हमने कहा सीट नहीं जीत चाहिए, उसको विपक्ष ने ट्वीट किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के दिन में उन्होंने इस फार्मूले को लागू किया, तो हमारा पहले से बयान है, तो हमें जीत के लिए हमने भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी, तो वहीं कांग्रेस से हरिनाथ उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा और राजनीतिक विश्लेषक अनुराग नाहटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरिनाथ उपाध्याय जी, दोस्त ना रहा, लेकिन जो गठबंधन में देखने को मिला है, उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस तरह सरेंडर कर देगी। अब आपकी तरफ से कुछ ना कुछ बहाना हो सकता है, लेकिन साफ तौर पर सभी को पता है और सभी देख रहे हैं। उपाध्याय जी। पुष्पेंद्र जी, देश की और प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों और परिवेश को देखते हुए हमारे उच्च नेतृत्व ने यह निर्णय किया कि हम समाजवादी पार्टी के सिंबल को समर्थन देंगे और हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और संगठन मिलकर उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में 80 का नारा दी थी कि 80-75 जीतेंगे, वो बात अलग है कि 33 सीट पर आ गए। उपाध्याय जी ठीक है, आप कार्यकर्ताओं की बात बीच में ले आए, लेकिन आपने ये बात तो कह दी कि जो पार्टी का नेतृत्व है उन्होंने जो फैसला किया वो मंजूर है। आपने कार्यकर्ताओं की बात सुनी? आपने कार्यकर्ताओं के मन की जानी कि वो क्या चाहते हैं? लोकसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया था और उनको उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और कुछ ना कुछ सीट तो जीतेगी, लेकिन आपने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए। भाई देखिए, हमको कुछ सीट नहीं जीतना है, हमको 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और दूसरी बात, आप कार्यकर्ताओं की जो बात करें, हमारे कार्यकर्ता उत्साह है। हाँ। वो कार्यकर्ता उत्साह में 27 में भारतीय जनता पार्टी को हटाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। अच्छा, आप पुष्पेंद्र जी कई बार कह चुके, कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, एक बार भी निषाद पार्टी का नाम नहीं है। हमारी एक भी 9 ठीक है, निषाद पार्टी एक सीट जीती हुई थी। उपाध्याय जी निषाद पार्टी की बात करूंगा, सुन लीजिए, निषाद पार्टी की बात करूंगा, लेकिन निषाद पार्टी कितनी सीटों की डिमांड कर रही थी? 1 या 2? और वैसे भी वो उत्तर प्रदेश में छोटा दल है। कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी भारत में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज उसकी स्थिति ये है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की।
नहीं ये की। तात्कालिक लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आपके पार्टी के जनाधार को नहीं बनाया रहा जा सकता है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है, ये नीचे जाते 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 आगे आने वाले 100 साल तक इनका आता पता नहीं चलेगा। जो वर्तमान में इनका देख रहा है झूठा पर जुमलेबाजी, बेरोजगारी के प्रति इनका रवैया, किसानों के प्रति रवैया, महिलाओं के प्रति रवैया, सबसे बढ़कर संविधान के प्रति इनकी क्या रवैया है, इसको देख रहा है। चलिए ठीक है, आप हमारी बात सुन ले दीजिए। हाँ। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद जी दिल्ली में बैठे हुए थे 5 दिन से। हाँ। हम तो बैठे नहीं थे, हाँ। हमने तो अपना प्रस्ताव भेज दिया प्रदेश नेतृत्व ने, हाँ। और हमारी कमान को जो पसंद आया उन्होंने दोनों लोग मिलकर, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और उच्च नेतृत्व मिलकर बात करके जो निर्णय किए हम लोगों को कह दिए, हम लोग उसको मान रहे हैं, सहर्ष मान रहे हैं। अब निषाद पार्टी जी को यह समझाया गया कि वे उत्तर प्रदेश में आप जानिए अमित शाह जी और योगी जी के बीच लड़ाई चल रही है। हम तो इसको मान रहे हैं। अच्छा। संविधान बचाना और संविधान को तोड़ने वाली शक्तियों के बीच हमारी लड़ाई है, लेकिन भाजपा के अंदर खुद लड़ाई है। अमित शाह जी ने इनको समझाया, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य जी ने समझाया कि देखो अगर आप एक सीट ले लेंगे तो लोकसभा में योगी जी पर हम लोग पूरी तरह से नहीं कह पाए, उनको एक मौका देना है। अगर कहीं 5 या 6 सीट हार गए तो इनको हटाने में आसानी होगी, उसके बाद हम सभी लोगों की मुराद पूरा हो जाएगी। आप चिंता मत करो। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नजदीक आने पर अपने मुख्यमंत्री को बदल देती है, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड है, आपने उनको नहीं बदला। अभी भी बदलना है। आपने नहीं बदला। उनको आपने नहीं बदला, बदलना है। उपाध्याय हम जी। कहाँ बदलते, हमने कहाँ बदलते हैं, आप बताइए कि उपाध्याय जी कैसी बात करते हो आप? पंजाब में किसने बदला था? और बदलने के बाद तो आपकी सरकार ही चली गई। जी जी, एक राज्य में जो है बदले और हर राज्य में तो बदलते नहीं है। जो हमारा और आपको एक बात और बता दूं, आपको एक बात और बता जी। दूं, बीजेपी ने जी। अगर अपने मुख्यमंत्री बदले हैं तो बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ, उसका तो फायदा ही हुआ है। लेकिन वही- कांग्रेस ने वही- एक बार पंजाब में बदला तो कांग्रेस का नुकसान हो गया, जबकि नहीं बदलना देखिए, था। सिद्धू और कैप्टन पुष्पेंद्र अमरिंदर की जी, लड़ाई में नाश हो गया। आप पुष्पेंद्र जी, आपके कहने से पार्टी नीति नहीं बनाएगी, उस पर चलेगी। हाँ। ठीक है, हाँ। हमारा नुकसान हुआ, हमारी सरकार नहीं आ रही, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मैंने चुनाव आयोग पर कब्जा नहीं किया, संवैधानिक तंत्रों पर कब्जा करके सरकार बनाने का प्रयास कहीं नहीं किया। अगर हमारी तरह ये काम करे, इनकी दूसरी सरकार कहीं नहीं आएगी, चाहे 4 मुख्यमंत्री बदल ले। चलिए ठीक है, हम ठीक लोग, है, हम कितनी शक्तियां ठीक से है, हम इंडिया गठबंधन ठीक है। करेंगे। ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है, पूरे देश को पता है कांग्रेस की क्या स्थिति फिलहाल चल रही है। हरियाणा चुनाव में जैसे ही हार हुई, हरियाणा चुनाव में जैसे ही हार हुई तो आपने सरेंडर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, अरे उपाध्याय जी सुन लीजिए, उपाध्याय जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, जनता पार्टी का एक कहीं बड़ा है, सुन लीजिए, दोबारा आऊंगा वापस, दोबारा आऊंगा। आप पानी पी लीजिए, दोबारा आऊंगा। पूजा मिश्रा जी, हमारी हार नहीं है। पूजा मिश्रा जी, जो आपने ये दांव खेला है, समाजवादी पार्टी को तो मजबूती मिल गई, कार्यकर्ताओं को भी मजबूती मिल गई, लेकिन कांग्रेस को जरूर नुकसान पहुंचाया। जी, पहले तो आपको नमस्कार और साथी श्रोताओं को भी नमस्कार। और जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को मजबूती मिल गई और कार्यकर्ताओं को मजबूती मिल गई, इसमें इंडिया अलायंस को मजबूती मिल गई और इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं को जो है मजबूती मिल गई। हम जो है इंडिया अलायंस में लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। आपको भी पता होगा कि रणनीति के तहत ये डिसीजन लिया गया कि पूजा जी, एक ट्वीट किया था, एक पोस्ट की थी अखिलेश यादव जी ने कि बात सीट की नहीं है, जीत की है। तो क्या कांग्रेस के प्रत्याशी जिताऊ नहीं थे? ऐसा नहीं है, कांग्रेस के प्रत्याशी जिताऊ नहीं था। आपको पता है कि खैर में वो प्रत्याशी जो कांग्रेस की है, हाँ। अगर कांग्रेस के सिंबल होता तो भी वही प्रत्याशी रहती। हाँ। जो वर्तमान में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी साइकिल सिंबल पे है, हाँ। तो इसका अर्थ ये थोड़ा कि कांग्रेस पे जिताऊ नहीं थी। बस आशय इतना है कि रणनीति के तहत जो हमें ठीक लगे, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व को ठीक लगा कि हाँ हमने चुनाव जीतने के लिए और साइकिल सिंबल की जरूरत है कि साइकिल सिंबल पे लड़ना, उसी पे तो हम लड़ रहे हैं। हमने पुष्पेंद्र जी पहले भी प्रत्याशी बदले थे 2024 में। आपको पता होगा कि सब बहुत कह रहे थे कि प्रत्याशी बदले जा रहे, प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, लास्ट में डिसीजन नहीं है। पर आप देखिए परिणाम क्या आया था, परिणाम हमारे पक्ष में आया था। हमने रणनीति के तहत प्रत्याशी बदले थे और अभी रणनीति के तहत हमने जो है और ये डिसीजन लिया हुआ कि साइकिल सिंबल रहेगा 9 सीटों पे जो बाई इलेक्शन होने हैं। चलिए ठीक है। अविरल मलिक साहब, अब आप पर भी आरोप लग गया है। अभी उपाध्याय जी ने सीधा सीधा आप पर आरोप ठोका कि भाई हमारी बात क्यों कर रहे हो,
अविरल मलिक से भी पूछिए, निषाद पार्टी को एक भी वोट नहीं दी, वो 5 दिन दिल्ली पड़े रहे, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए आप। जी नहीं, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है और ये समाजवादी पार्टी के लोग बताएं, अभी उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, उपाध्याय जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं रखती, तो समाजवादी पार्टी बताए कि गठबंधन कैसे चलेगा इन लोगों का। समाजवादी पार्टी तो अगर कहीं विश्वास रखती है तो जातियों में विश्वास रखती है, जातिवाद में विश्वास रखती है। और ऊपर से रही बात हरिनाथ उपाध्याय जी आपकी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जातियों में विश्वास नहीं रखती, तो राहुल बाबा संसद में खड़े होकर क्या ढूंढ रहे थे? वो कह रहे थे इस जाति का अवसर नहीं, उस जाति का अवसर नहीं, वो आखिर ढूंढना क्या चाहते थे, क्या बताना चाहते थे? जातिवाद में कौन विश्वास रखता है, कौन नहीं रखता है, वो जनता को स्पष्ट रूप से मालूम है। जातिवाद में विश्वास और जाति भागीदारी में अंतर है अविरल जी। हम जाति भागीदारी की बात करते हैं। जी सुनिए, मैं बताता हूँ, चिंतित मत होइए इतना ज्यादा। आप जातिवाद की बात मत करिए। हम धर्म में विश्वास करते हैं, जाति में सबसे समान देखते हैं, जो कि हमारे संविधान कहता है। पूर्ण रूप से बौखला जाते हैं, बौखला कर मेरे मध्य में इंटरप्ट करने का प्रयास आप हमारी बात को कांग्रेस पार्टी की बात हो, ये असल में सुनना नहीं चाहते, क्योंकि मैं इनकी हमारी बात को गलत ढंग से मत रखिए। नहीं, देखिए उपाध्याय जी, आप सुनने का काम करिए, मैं तो कह नहीं रहा था। अरे हमारी बात को आप गलत ढंग से बताएंगे तो बोलेंगे बीच में, हमने ये कहा। बिल्कुल उपाध्याय जी, देखिए बात है 1983 की, जब इंदिरा गांधी जी ने लाल किले से स्पष्ट रूप से कहा था कि जातिवाद में देश को विश्वास नहीं रखना चाहिए। मैं कम से कम 6 चैनलों पर प्रवक्ताओं से जवाब मांग चुका और उसके बावजूद भी कोई जवाब देने के लिए आखिर तैयार नहीं है। आपकी ही नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 1983 में लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए कहा था, देश के नाम संबोधन करते हुए कहा था कि देश को जातिवाद में नहीं बंटना चाहिए, जातियों में विश्वास नहीं रखना चाहिए, जात पात में विश्वास नहीं रखना चाहिए, एकजुटता में विश्वास रखना चाहिए, एकता में विश्वास रखना चाहिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए, जातिवाद को समाप्त कर देना चाहिए। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आप ही की पार्टी के आदर्श स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था, उनको भी आप मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर ये कांग्रेस पार्टी किस विचारधारा पे चल रही है? क्या आप इंदिरा जी को विचारधारा को हटाकर आप राहुल बाबा को अपना आदर्श मानते हैं? क्या राहुल बाबा आपके लिए बड़े हैं इंदिरा गांधी जी से? अगर हैं तो बता दीजिए। अगर किसी को पद चाहिए होगा तो वो इंदिरा गांधी उसी रास्ते पर अभी भी हम लोग धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, किसी बात को नहीं मानते हैं। हम भागीदारी की बात करते हैं कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबके हाथ में पावर बराबर आना चाहिए। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं तो इस बात पर सहमत हूँ। फिर समस्या तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो? असल में समस्या ये है कि चाय वाले को भागीदार ये नेहरू जी की लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं कि आपका जो चाय वाले बना के ठीक है, वो भी प्रधानमंत्री है। आप नहीं बोलते, आप तो किसी को आगे नहीं देते, और वो भी ला देते। पीड़ा ये है, पीड़ा नहीं है, मैं समझ रहा हूँ पीड़ा को, मैं जान रहा हूँ पीड़ा को, महसूस कर पा रहा हूँ मैं आपकी पीड़ा। चलिए ठीक है। पीड़ा ये है कि गांधी परिवार बेरोजगार हो गया, उत्तर प्रदेश का यादव परिवार बेरोजगार हो गया, कहाँ बेरोजगार हो गया? बेरोजगार हो गया। ठीक है अनुराग जी, चलिए ठीक है, मलिक साहब ठीक है, बेरोजगार हो गए, आपने अपने सहयोगियों को बेरोजगार कर दिया। वहाँ शिंदे जी को अमित शाह हड़का रहे हैं कि ठीक है रहो, नहीं सीबीआई की जांच पहुंचा दी जाएगी, सीबीआई अधिकारी दरवाजे में पहुंच जाएंगे। ठीक है अनुराग जी, आप ये पूरे उपचुनाव को जिस तरह से समीकरण बैठ रहे हैं, और मैं फिर कहूंगा तो उपाध्याय जी बुरा मान जाएंगे, कांग्रेस ने, ये कह देता हूं, कांग्रेस ने सपा का साथ देने का जो वादा किया है और इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के जो प्रत्याशी, उन्हीं पर अब पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश में जम चुकी है। तो आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, और इस समीकरण के हिसाब से किसको नुकसान हो सकता है और किसको फायदा हो सकता है? देखिए, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं पुष्पेंद्र जी, कि जो कांग्रेस है वो लगभग 5 सीटों की मांग कर रही थी 9 में से, लेकिन कम से कम 3 सीट उम्मीद कर रही थी। कम से कम 3 सीट जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने 2 सीट दी, और वो भी पसंद की सीट नहीं दी। गाजियाबाद और खैर की सीट दे रहे थे वो,
और गाजियाबाद और खैर पे भाजपा मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल। उनको पता था कि उनकी हार निश्चित है, वो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। इसलिए फिर जो है निराशा के चलते ये फैसला कांग्रेस ने लिया कि वो उपचुनाव नहीं लड़ते हुए और समाजवादी पार्टी की साइकिल सिंबल पे जो भी चुनाव लड़ेगा उन्हीं को ही समर्थन अपना देगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कांग्रेस ने बहुत खुश होके और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने खुश होके ये फैसला लिया है। कांग्रेस लड़ना चाहती थी 4 से 5 सीट पे, ये बात सबको पता है। कम से कम 3 सीट वो चाह रही थी गठबंधन के तहत, ठीक है। और मैं दूसरी तरफ भी आपको बात बताता हूँ, जो एनडीए गठबंधन की बात है। एनडीए गठबंधन में अगर आप देखो 9 सीट में से 1 सीट पे जो है वो आरएलडी लड़ रही है और इसके अलावा 2 सीट निषाद पार्टी 2 सीट की मांग कर रही थी और 1 सीट तो निषाद पार्टी के पास, उन 9 सीटों में से 1 सीट निषाद के पार्टी के पास अभी भी निषाद पार्टी का एमएलए है उस सीट पे, लेकिन निषाद पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई। तो एनडीए गठबंधन में भी निषाद पार्टी नाराज है खासी। और जो संजय निषाद जी है वो अमित शाह से मिलने भी गए थे इस सिलसिले में, लेकिन फिर भी उनकी सुनी नहीं गई और उनको एक भी सीट नहीं दी गई। तो दोनों ही गठबंधन में जो है वो जो आपसी जो खींचतान है सीटों को लेकर के वो सामने आने लगी है। चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, नाराजगी दोनों जगह है छोटे दलों की। और अब जहां तक आपने बात की कांग्रेस बड़ा दल है, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि यूपी में कांग्रेस छोटा दल है, बहुत छोटा दल है। क्योंकि आपको पता होगा पिछले विधानसभा चुनाव में अनुराग जी फिर उपाध्याय जी नाराज हो जाएंगे, आपने छोटा दल बोला। 403 में से सिर्फ 2 सीट कांग्रेस को मिली थी, ये बात सच है। आप देख सकते हैं 403 में से सिर्फ 2 सीट मिली थी। निषाद पार्टी और कांग्रेस पार्टी यूपी में बराबर के दल। यह बात अलग है कि हम राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में हमारा पैन इंडिया के नादार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप बहुत छोटी पार्टी है। उत्तर प्रदेश 6 नंबर की पार्टी है, सीटों के लिहाज से देखा जाए 6 नंबर की पार्टी है। ये बात कोई गलत नहीं कह सकता। अपना दल के पास भी आपसे ज्यादा सीटें विधानसभा में, ज्यादा आपसे एमएलए। लोकसभा में हम भी तीसरे पर है। अनुराग जी, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद मेरा ही नंबर आता है 6 लोकसभा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ देश में आप दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन लोकसभा में तीसरे नंबर पर है विजय जी। लोकसभा में भले ही आप 2 नंबर पर, यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी है। चलिए ठीक है, मैं तो पिछला चुनाव हुआ है उसी को देखेगा आदमी। नहीं बिल्कुल, और उसी को देखेगा, तभी तो हम पिछली चीजों को देख रहे हैं, पिछले समीकरण को देख रहे हैं, उसी के आधार पर तो बात की जा रही है। आप उस चीज का बुरा मान जाते हैं क्योंकि 7 में 7 लोकसभा हम दिल्ली में हम लोगों ने जो निर्णय लिया है परिवेश परिस्थितियों को देखकर, इसका लाभ इंडिया गठबंधन को आगे मिलेगा। जब इंडिया गठबंधन बढ़ेगी तो कांग्रेस पार्टी को भी लाभ मिलेगा, समाजवादी पार्टी को भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल उपाध्याय जी, बिल्कुल उपाध्याय जी, बिल्कुल उपाध्याय जी। और मैं तो मानता हूं आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, क्योंकि आपने शुरू में ही साफ बोला कि बेशक हम चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही हराना है। और मेरे हिसाब से ये जो सबक आपने सीखा है ना, ये हरियाणा चुनाव से सीखा। आपने वहां पर गठबंधन नहीं किया था? नहीं किया था, किसके साथ किया था? सीपीआई को 1 सीट दिया था। किसको? वहां पर सीपीआई को 1 सीट दिया अच्छा। था, और अखिलेश यादव जी का उतना मन नहीं रहा होगा वहां पर अपना वो देखते हुए, तो वो नाराज तो नहीं हुए। उन्होंने कुर्बानी दी तो क्या वो नाराज हुए? या हम लोग यहाँ दे रहे हैं तो क्या वो नाराज हो गए? आप बताइए पुष्पेंद्र जी, जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है जम्मू कश्मीर इसी देश में है, कश्मीर घाटी में और विधानसभा के चुनाव में 45 सीट कश्मीर अनुराग जी कुछ कहने वाले, अनुराग जी कहिए। हरियाणा में जरूर इन्होंने सीपीआई को 1 सीट दी थी, लेकिन इन्होंने आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था। वही बोल रहा हूं मैं कि कुछ ना कुछ सीट और हार का जो डिफरेंस है, गठबंधन की बात चल रही थी, अब नहीं हो पाया, कहाँ से क्या कमी हुई। लेकिन अनुराग जी राहुल जी ने कहा था कि हम देंगे 1 सीट। अब आम आदमी पार्टी किसके चक्कर में, क्यों जैसे इनको छोड़ा गया, जो जमानत दी गई केजरीवाल जी को, और उन्होंने जो है गठबंधन न करने का निर्णय ले लिया। आप बात सुन लीजिए, उपाध्याय जी, आप बीच में मत बोलिए। जो आम आदमी
जो आप देखिए आम आदमी पार्टी चाहती थी गठबंधन, और वो काफी दौर की बातचीत भी चली। राघव चड्ढा जी ने बोला भी कि उम्मीद भी है, हसरत भी है कि हमारा गठबंधन होगा, 5 सीट पे लड़ने को तैयार थी। और अगर आप देखो तो जीत और हार का जो डिफरेंस है, 5 सीटों में जीत और हार का जो अंतर है, उससे ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी पाई है। मतलब 5 सीट आप आम आदमी पार्टी के साथ लड़ते हो, 5 सीट गठबंधन ज्यादा जीत सकता था। तो आपका ये जो है ना, घमंड था जिसकी वजह से आप हारे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस अनुराग जी, अच्छा अनुराग जी सुनिए हमारी बात। हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे कि गठबंधन होगा। अब जैसे प्रदेश नेतृत्व तो 5 सीट मांग रही थी, लेकिन राहुल जी ने निर्णय कर लिया, केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय कर लिया, तो हम लोग मान गए कि नहीं मान गए? ऐसे हरियाणा में भी होता, लेकिन आम आदमी पार्टी ऊपर से तो कह रही थी, अंदर से उनका मन नहीं था, समझ लीजिए। और 20 कैंडिडेट उन्होंने जल्दी से तुरंत वो अनाउंस कर दिया उतारने का। अभी पार्टी में जी कांग्रेस परिवार तय करता है, हमारी पार्टी में अनुराग जी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतार दी वहाँ पर, और आप एक और बात आम आदमी पार्टी उतार दी, समाजवादी पार्टी में उतार दिया। एक और बात सुनिए पुष्पेंद्र जी, को बढ़ाने की चिंता है, वो अगर सही ढंग से बातचीत होगी तो हम लोग जरूर सीट छोड़ते हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। हमने महाराष्ट्र में कुर्बानी दिया, झारखंड में कुर्बानी दिया, हमसे अधिक कौन कुर्बानी दिया बढ़ाने के लिए नहीं है। आपके यहाँ पर एक परिवार तय करता है, परिवार तय नहीं करता। हमारे यहाँ जनता है, और ये सबको मालूम है। पूजा मिश्रा जी हंस रही है, पूजा जी के पास कोई खुद जवाब नहीं है। और रही बात आपकी, आप बताइए आपकी पार्टी में कौन तय करता है टिकट किसे मिलेगा? खड़गे साहब देखिए पावर है, हर पार्टी में आप क्या निषाद जी प्रदेश में बैठे हुए थे गए थे बैठे के लिए? हर पार्टी का सीसी उच्च नेतृत्व जो है हमारे कार्यकर्ता कार्यकर्ता बूथ पर बैठकर कार्यकर्ता, यही भारतीय जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। 4 जून के बाद योगी जी क्यों कह रहे थे कि हमारे मनमाफी टिकट नहीं मिला, तो यही से टिकट दे दिया जाता है? हमारे यहाँ टिकट मिलते हैं, कौन देता है? चलिए ठीक है, के आधार पर तय किए जाते हैं, ठीक है लोकप्रियता के आधार पर तय किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ कैसे किए जाते हैं? कौन कितना हाथ जोड़ रहा है, इस आधार पर तय किए जाते हैं। चलिए मलिक साहब उपाध्याय जी, ठीक है, सुन लीजिए। चलिए सुन लीजिए, पूजा जी मैं आऊंगा आपके पास। अनुराग जी कुछ कहना चाहते हैं? अनुराग जी जी उपाध्याय जी बीच में बोलते हैं तो बीच में ना बोले। मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन का प्रयास किया है, बिल्कुल किया था। इन्होंने समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दी, इन्होंने समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में भी सीट नहीं दी, ओवर कॉन्फिडेंस में आके, और बाद में आ रहे जो 3 सीट मांग रही थी और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी। और वो तो अनुराग जी ठीक है, अनुराग जी ठीक है कि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव पहले पहुंच गए, वहां पर अपने प्रत्याशी वो सही से उतार रहे हैं। बिल्कुल मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा की सीट हमने दी थी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय समाजवादी बीच में बोल रहे हैं। उपाध्याय जी नहीं, ऐसे नहीं, सुन लीजिए मैं आपके पास आऊंगा। और महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी 5 सीट मांग रहे हैं जिनके लिए ये राजी नहीं है। तो ये जहाँ पे मजबूत स्थिति में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वहां तो ये समाजवादी पार्टी को कोई सीट देती नहीं है। और लेकिन ये लोग जब जहाँ पे ये कमजोर है और समाजवादी पार्टी बड़ी है, यूपी में ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इनको जो है 9 में से 4 या 5 सीट दे दे। तो ये बिल्कुल यही पॉइंट है, दूसरों को सीट नहीं, यही पॉइंट है। लेकिन पूजा जी पॉइंट यही कहता है कि कांग्रेस ने कई राज्यों में गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, और यही वजह रही कि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन का धर्म नहीं निभाया और उनको सीट नहीं दी। नहीं ऐसा नहीं है अनुराग जी कि समाजवादी पार्टी में जो है गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। समाजवादी पार्टी में जो है हमेशा से गठबंधन का धर्म निभाया हुआ है जी। चाहे आप देखते रहेंगे, अगर आप उठाकर नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह कांग्रेस ने सपा के साथ किया, मतलब जैसे को तैसा वाला। हमने रिवेंज पॉलिटिक्स की नहीं, हमने रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं की। अगर हम रिवेंज पॉलिटिक्स करें तो क्या आपको लगता है कि हम हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ने लायक थे?
नहीं तो अब करने की जरूरत क्या? 9 सीटों आपकी, 9 सीटें 12 आपकी सीटें जो है वहाँ पे प्रस्तावित किया है हमने, जो है महाराष्ट्र में 12 सीटें प्रस्तावित किया है। तो आपको क्या लगता है मैं तो आपको 12 सीटों के नाम भी गिना दूं कि हम कहाँ पे मजबूत है महाराष्ट्र में, क्या हम नहीं लड़ सकते क्या? लेकिन हमारा मानना है कि अगर जो ये गलत एक डिक्टेटरशिप वाली सरकार चली आ रही है, जो गलत नीतियां चला रही है, जो इनकी गलत मंशा है, इनको रोकना है। अगर रोकने का भी कार्य किया तो आपने भी देखा होगा कुछ पहले 2024 में समाजवादी पार्टी ने ही किया हुआ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी और देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके 2024 में आई, जनता का मैंडेट आया। तो हम क्या चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? हम लड़ सकते बिल्कुल, हैं, पर हमारा मानना है और कि ये जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कारनामा करके दिखाया था ना, इसकी चर्चा मैं ही नहीं हर कोई करता है और काबिले तारीफ है जो मेहनत करके दिखाई, और कांग्रेस को भी वहां पर फायदा हुआ। लेकिन एक सवाल यहां पर भी उठता है, उपाध्याय जी आप जवाब देना, लोकसभा चुनावों में जो इंडिया गठबंधन को दलित वोट मिले थे, आपको लगता है वो अखिलेश यादव जी की वजह से मिले थे, वो कांग्रेस और राहुल गांधी की वजह से मिले थे? लेकिन आपको यहां जरूर दावेदारी ठोकनी थी उपचुनाव में। मेरा तो मन कहता है कि आपको उतरना था। पुष्पेंद्र जी, हाँ। देखिए जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने इधर 3-4 साल में दलितों और पिछड़ों और गरीबों, आदिवासियों और माइनॉरिटी वर्ग में अपना विश्वास जमाया है, उसको देखते हुए आप पहले का कांग्रेस मत समझिए। आप बताइए आदरणीय अखिलेश यादव जी इसके पहले तमाम गठबंधन उत्तर प्रदेश में किए और सबसे मजबूत गठबंधन था उसमें था बहन मायावती जी के साथ जो गठबंधन किया था इन्होंने 2019 में संभवतः लोकसभा में। बिल्कुल। और क्या स्थिति रही, सफलता उतनी नहीं मिली, 5 सीट जो है समाजवादी पार्टी को मिली, ठीक है, बसपा का सीट बढ़ गई थी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बाद ये उत्तर प्रदेश में इस बार के 2024 में लाभ मिला है, आज तक का रिकॉर्ड टूट गया लोकसभा का। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी इतना सीट नहीं पाए थे, 36 पाए थे, इस बार 33 पाई, तो क्या आप कांग्रेस की शक्ति को कैसे कम कर राइट, मैं यही समझा रहा हूं आपको कि अगर अखिलेश यादव जी को फायदा हुआ है तो उसकी वजह भी कांग्रेस और राहुल गांधी है उत्तर प्रदेश में, आप ये बात समझिए। जी यही आप मतलब करना चाह रहे हैं कि आप कह रहे कांग्रेस को लड़ना चाहिए, अगर हमारी उपाध्याय जी सुनिए, पूजा जी कुछ बोलिए। मैं कह रही जी, हाँ पुष्पेंद्र जी मैं ये कह रही हूँ कि मंत्र बने हुए जब हमारी रणनीति बन गई हुई है, हमारी रणनीति बन गई हुई है कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। और आप सोचिए कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है कि आप जब हमारे यहाँ सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, चैनल पर भी डिस्कशन चल रहा है, और यहाँ भाजपा में डिस्कशन ही नहीं चला, बस वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलता है और आराम से जो है डिसीजन लेंगे कि भाई आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, आप चुप रहेंगे, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बस हो गया। जी आपको पता है उपचुनाव में सबकी निगाहें गठबंधन पर ही टिकी हैं, समाजवादी पार्टी पर टिकी है और कांग्रेस पर टिकी है, क्योंकि इन्होंने जो लोकसभा में कारनामा करके दिखाया है, तो उपचुनाव में भी सबको शायद उम्मीद यही है कि हो सकता है यहां पर भी कारनामा करके दिखाएं, इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ज्यादा फोकस में है। आगे भी करेगी, जनता ने किया और जनता ने का समर्थन हमारे साथ में है और वो आगे भी करेगी। आपको पता है कि जो अभी जो कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, ये लोग कह रहे थे भूतकाल और भविष्य काल की बात करते हैं, हम करते हैं वर्तमान काल की बात। तो ना तो मैं भूतकाल जा रहा हूँ ना भविष्य काल जा रहा हूँ, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश को जो है गड्ढों का शहर बना रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल प्रताड़ित है, लिटरली परेशान है। तो नहीं, लेकिन प्रदेश की जनता हमें वोट देगी। एक अंतर है लोकसभा चुनाव में और इस वाले चुनाव में। लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के अंदर टिकट बांटे गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की राय शायद नहीं ली गई थी, ऐसी चर्चाएं चलती हैं और इस बात को अविरल मलिक साहब भी मानेंगे। लेकिन अब जो उपचुनाव हो रहा है इस पर योगी जी की सहमति से ही सभी प्रत्याशी फिक्स किए गए हैं, उन्होंने सभी अपने मंत्री उतारे हैं, तो हो सकता है कि अब की बार मुकाबला टाइट दिखे। अरे नहीं, मुझे लगता है आपकी बात बनेगा। पिछली बार तो चले ठीक है कि मुख्यमंत्री जी से सलाह नहीं लिए थे, अब जनता को पता चल गया कि ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी की सलाह से आए हुए प्रत्याशी है, तो आपको क्या लगता है जनता किससे नाराज है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो जो है योगी आदित्यनाथ जी है, जनता उन्हीं से नाराज है ना, उन्होंने सड़कों पर लाकर के रख दिया हुआ ना छात्रों को, नौजवानों को, महिलाओं को। मलिक साहब काफी देर से मलिक साहब बोलिए। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता में यहाँ मौजूद है, तो इनके
पास कोई उत्तर नहीं है असल में आज देने के लिए। मैं समझ सकता हूँ इनकी मजबूरी को। और जहाँ तक मलिक साहब, इनकी मजबूरी नहीं है, मजबूरी तो कांग्रेस की बनी हुई है, ये तो मजे में है। हमारी कोई मजबूरी नहीं है भाई, आपका तर्क भी अपनी जगह सही है, क्योंकि इनकी मजबूरी इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस का जो माल है उसे इन्होंने उठाकर अपने पास रख लिया, वो एक अलग विषय है। ये करने की आपकी प्रवृत्ति है। 5 करोड़ जो है गाड़ी में मिलते हैं कैश, वरना यूपीआई होना चाहिए। लेकिन अगर शिंदे का विधायक है तो गाड़ी में 5 करोड़ कैश रखेंगे हम, ये आपके यहाँ होता है। देखिए मेरे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अगर हम शांति से बैठे हुए हैं, आपको इंटरफेयर नहीं कर रहे, बोल देखिए मलिक साहब कभी कभी ऐसा भी होता है, बोलने आएंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मलिक साहब कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर दो दोस्त टारगेट नहीं करना चाहिए। आप बात करेंगी महिला सुरक्षा की, दूसरी और आप रामपुर के विषय पर आप नहीं बोलेंगे। बोलना चाहिए आपको, पुलिस आपकी सब कुछ आपका था। अतीक अहमद को बढ़ावा मिलता रहा, मुख्तार अंसारी को बढ़ावा मिलता रहा, गुंडे माफियाओं को बढ़ावा मिलता रहा। आप विनय सिंह को दे दीजिए, विनय सिंह लेकिन हमने सुनिए ना, आप उनके आरती उतार के राज्यसभा भेजेंगे, एमएलसी बनाएंगे, हमने बोला नहीं सुनिए ना। देखिए गुंडे माफियाओं के ऊपर कड़ा प्रहार हमने किया है, माफियाओं को समाप्त करने का काम किया है। ये श्रेय हमें जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को श्रेय जाता है। से योगी जी के नेतृत्व में सारे गुंडे माफियाओं को समाप्त किया गया। आज कोई माफिया उत्तर प्रदेश इतना बढ़ गया हुआ है, विराजमान नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। कोई माफिया नहीं है उत्तर प्रदेश की धरती पर। हमने सारे माफियाओं को समाप्त कर दिया। माफिया मुक्त प्रदेश का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। इस बात को स्पष्ट रूप से आपके चरण पर मैं कह रहा हूं। मलिक साहब तो अच्छी बात है, अगर दिग्विजय को संत मानते हो अच्छी बात है, अजय मिश्रा को संत मानते हो अच्छी बात है, अगर इन सबको संत मानते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है मलिक साहब, अभी आपने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन अब बिल्डोजर मामले पर रोक है, पता है आपको? नहीं देखिए, जहां तक बात है माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की या बुलडोजर के विषय पर, तो बुलडोजर कहाँ चलता है? बुलडोजर केवल वहीं चलता है जहां चलने आवश्यक होता है और जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, गैर कानूनी तरीके से जगह को कब्जाने का काम किया जाता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने का काम किया जाता है। गैर कानूनी तरीके से भी चला है, और अगर कोई आरोपी है तो आरोपी को जो सजा आरोपी को देनी चाहिए थी वो पूरे परिवार को सजा दे दी, बुलडोजर चला के घर मकान गिराकर। नहीं देखिए, जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ निश्चित रूप से चलेगा, चाहे परिवार रह रहे हो, रिश्तेदार रह रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ चलेगा, नॉर्मल सी बात है। बस दिक्कत ये मुद्दा भारी तो नहीं पड़ेगा आपकी बात? तभी होगा जब जो है किसी के ऊपर केस का होगा, कोई आपके अगेंस्ट बोलेगा तभी होता है, उसके पहले नहीं होता। परेशानी क्या है, उसके पहले आपको प्रशासन जो काम हो रही होती है, वो इंतजार करती है कि कोई जो माननीय मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में बोले, कहीं से कोई घटना घटित हो, कोई अक्यूज हो, फिर हम चंदर हटाएंगे अपने चेहरे से। पहले सोते रहेंगे, घटना घटित हो जाएगी। जुडिशरी का कार्य जो है आपकी पुलिस बड़ी बढ़िया कर लेती है, अपना कार्य नहीं कर पाती है। विडम्बना यही हो रखी है उत्तर प्रदेश में, जिसको मलिक साहब की बात सुन लीजिए। काम करना है, ये जो वहाँ पे चलता है तो वही चल रहा होता है, कैसे फांसी खाना क्यों नहीं गया? आपने प्रिंट मीडिया वालों को भी पसंद नहीं आना दिया। और एक पार्टी ऐसी की पार्टी की सारी चीजें सही है, चलिए ठीक है, चीजें तो वो सही है जो हम विकास कर रहे हैं, जो हम गरीब कल्याण हम गरीब पीड़ित अभी आप काम कर रहे हैं। पूजा जी, क्या मेरा क्या तेरा, पूजा जी, करहल सीट से अनुजेश यादव और तेज प्रताप यादव कैसे देखती है मुकाबले को? आप ही देख लीजिए कि अनुजेश यादव जी, उनको कितना एक्सपीरियंस है, जनता के बीच में कितना रहे हैं। अगर वहीं पे आप तेज प्रताप जी को देखते तो तेज प्रताप जी एक बार सांसद रहे हैं
और वो पुष्पेंद्र जी लगातार जनता के बीच में रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं, जनता के मुद्दों को सॉल्व करते रहेंगे और उनका कम्युनिकेशन है जनता के बीच में। अगर आप उठा करके किसी ऐसे इंसान को आप कंपेयर कर लीजिए, अगर मैं समाज पार्टी की प्रवक्ता नहीं भी होता, आप बस खुद कंपेयर कर लीजिए ना कि आपको क्या लगता है। नहीं, लेकिन पूजा जी यहाँ पर जिस हिसाब से बीजेपी आपके पीडीए वाले फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश कर रही है और यादव के सामने यादव और एक परिवार से ही दोनों को उतार दिया, तो प्रभाव तो पड़ेगा जरूर। नहीं, जनता की हित की जो बात करेगा, आपको क्या लगता है कि क्या पिछले 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं किया गया था? आपको पता है कि अपर्णा यादव जी तो भाजपा में ही है ना। बिल्कुल ऐसा है नहीं, कितना प्रभाव पड़ गया, कितनी सीटों पे प्रभाव पड़ गया या कितने वोटों का प्रभाव पड़ गया। मैं किसी को कम नहीं आंकना चाहती, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो जनता है वो ये देखती जरूर है कि उसके मुद्दों पे, मैं हमेशा कहती हूँ जनता का अपना नहीं करना कि जनता ये देखती है कि उसके मुद्दों पे कौन खड़ा कर रहा है, उनके मुद्दों की कौन बात कर रहा है, उनके सामने कौन है, कोई नहीं देख रही होती कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। किसी को नहीं छोड़ती, जो गलत करेगा तभी आपको तमाशा मारा है चीज के, तभी आपको नहीं। बिल्कुल मलिक साहब, ये बात तो सत्य है, ये बात तो सत्य है कि जनता सब कुछ देखती है और जिसकी भी नीति गलत होगी जनता उसे बाहर कर देगी। आपको पता है उत्तर प्रदेश में मायावती कभी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2011 की बात है। 2011 में मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में उनका क्या हाल है सभी को पता है। किस लिए? गलत रणनीति की वजह से। और सबसे बड़ा मुद्दा उनके कार्यकाल में क्या था? किसानों वाला जो आंदोलन हुआ था, आपको याद है? पुष्पेंद्र जी, राहुल गांधी जी ने उसी दौरान भूमि अधिग्रहण बिल पास भी करवाया था। अरे पुष्पेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का जो भी सहयोग करेगा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो खुद जनता उसको समाप्त कर देगी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसको समाप्त कर देगी। तमाम उदाहरण है, बहन जी तो हरियाणा में उपाध्याय हरियाणा का नाम गिनवा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी ने बाजी मार ली अपना। अरे इनका सहयोगी कह रहे हैं, सहयोगी तो हरियाणा में ठीक है पुष्पेंद्र जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जीत को न इनको विधायक पचा रहे हैं ना वहाँ की जनता पचा रही है। और मुझे तो कल एक बड़ी बात देखने को मिली, अभी तक तो संजय निषाद जी, उपाध्याय जी एक बात और देखने को मिली उत्तर प्रदेश में, अभी तक तो संजय निषाद जी ही सीटों को लेकर दिल्ली पहुंचे थे, उधर ओम प्रकाश राजभर जी ने भी बैठक की थी कि हमें भी सीट चाहिए। हाँ भाई, असल बात ये पीडीए विरोधी है। जितने भी पिछड़ी जातियों वाले नेतृत्व करने वाले, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे निषाद जी हो, तीनों को इन्होंने बाहर कर दिया। ये पिछड़े को नहीं करते भारतीय जनता पार्टी। क्या कहता है जातियों को कोई पसंद नहीं चाहते हैं और कौन कौन कर दिया उपचुनाव में उनकी जातियों की बात करिए। इन्होंने की बात करिए, हमने कैसे मुसलमान का नाम लेकर निकल लेते हो, मुसलमान का जातियां नहीं बताएंगे। उपाध्याय जी आपने बताया, अनुप्रिया पटेल वहाँ की सांसद है मिर्जापुर की, और मधुआ में उनको एक भी सीट नहीं मिली। कितना लड़ाई है कुछ नहीं बताओगे, अभी पसंद नहीं करते हैं। अब देश प्रदेश की पिछड़ी जातियां मुसलमान गई है, आएगी और 27 में भी नहीं, 27 में तो सरकार बनाएगी पीडीए की और इंडिया की बन रही है। चलिए ठीक है, राष्ट्र में सरकार बनी है, ठीक है, मलिक साहब ठीक है। अनुराग जी, उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि ये जो मायावती ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं वो किसको नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी देखिए, ये जो आप कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मुकाबला है वो है जो एनडीए वर्सेस समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी इसलिए क्योंकि इंडिया तो है ही नहीं, कांग्रेस तो कोई लड़ नहीं रही है,
तो इसलिए जो है एनडीए वर्सेस समाजवादी नहीं, पार्टी, बीजेपी की इन तरफ से दोनों किसी है। का बयान वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि अगर मायावती जी अच्छे से लड़ गई तो हमारी जीत हो जाएगी। जी बिल्कुल, अब मैं उसी पे आऊंगा कि मायावती जी अगर किसी को नुकसान पहुंचाएगी तो वो जो है वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी को कम नुकसान पहुंचाएगी। तो जो फायदा मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा बसपा के लड़ने से। मतलब जो दलित वोट हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, और जो ये वोट काटेगी वो जो है ना वो समाजवादी पार्टी के काटेगी। और इसीलिए जो यूपी में बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि बसपा जो है वो भाजपा की बी टीम है, एक तरीके से भाजपा की बी टीम। बिल्कुल, कई बार आरोप भी लगते रहे इस बात के। कई बार और काफी जनता भी काफी हद तक बोलती है, ना कि सिर्फ जो नेता बोले लेकिन जनता भी बोलती है। अच्छा अनुराग जी, ये बात भी निकलकर सामने आती है कि जैसे ही चुनाव आते हैं ऐसी मायावती जी एक्टिव हो जाती हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। जी बिल्कुल, हो सकता है अंदर ही अंदर कोई डील हो गई हो तो इसलिए आप देखो कि मायावती जी पे कोई जो है सीबीआई की या ईडी की कोई रेड भी नहीं पड़ती है, बाकी नेताओं पे तो पड़ती है। तो हो सकता है अंदर ही अंदर इनकी कोई डील हो गई हो या कुछ हो गया हो कि भाई समाजवादी पार्टी को आप नुकसान पहुंचाइए। मलिक साहब ये तो सवाल बड़ा है जी। नहीं देखिए, जहाँ तक बात है डील हो गई हो ना हो गई हो, इस प्रकार की कोई डील किसी प्रकार से नहीं है, इस बात को जानना बेहद आवश्यक है। और ये ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम जो भी होती है ये समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में या इंडी गठबंधन में होती होंगी। और मुझे लग रहा है, मुझे पूरा भरोसा है ये जो AIMIM है, ये ओवैसी, ये हैदराबाद वाले भाई साहब, ये समाजवादी पार्टी की बी टीम है। नहीं, इनका भी आरोप लगता है कि ये समाजवादी टीम है। ना, ये समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि ये भाजपा की भी नहीं, समाजवादी आरोप लगता है। अविरल जी ऊपर पता करिएगा कि कितनी बी टीम है, ऐसा हो कि फिर आपके ऊपर कार्रवाई करने लग जाइए, गलत बात है। उनका नाम वहां पे जोड़ दिया आपने, नाराज हो गए तो नहीं, आपकी बी टीम है, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अरे प्रत्याशी आपके घर में बोलने वालों से हमारा कोई नाता नहीं। AIMIM का अपमान करेगा। AIMIM की अगर मैं बात करूं तो AIMIM पहले हमारा कोई नाता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद धर्म के ऊपर हमला करेगा, इस प्रकार के लोगों से हमारा नाता है ना भविष्य में कभी स्वप्न में भी हो सकता है, इस बात को आप याद रखिए। मलिक साहब एक बार अनुराग जी की बात हो जाने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। जी, AIMIM पहले सिर्फ हैदराबाद तक सीमित थी, एक सीट हैदराबाद पे लड़ती थी और एक सांसद आता था और 4 या 5 MLA आती थी। आज की डेट में बिहार में भी चुनाव लड़ती है, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ती है और तमाम स्टेट, बहुत सारे स्टेट में सारी की सारी लगभग ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटों पे लड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो वोट काटते हैं वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट काटते हैं, तो ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। इनके पास इतना पैसा कहां से आया कि ये इतनी सारी सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी उतारते हैं? ये भी एक सवाल होना चाहिए। तो ये मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये बीजेपी को फायदा पहुंचाती है AIMIM। ठीक है मलिक साहब, अगर उनके पास पैसा है वो चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, चंदा करते हैं, बेईमाना करते हैं, मुझे लेना देना नहीं है। नहीं, जांच तो कराई जानी चाहिए ना, आपके नेताओं को जांच तो कराई जानी चाहिए ना। आपको लेना देना है, आपको बताया नहीं उन्होंने कि नहीं लेना देना है उनका, नहीं लेना देना होता तो देखिए हम लोग सही कह रहे हैं कि कहाँ से लग रहे होते हैं। आपका है रिश्ता, आपकी पार्टी का रिश्ता है, आपकी भी टीम है। इतना सफेद झूठ बोले की जनता भी देख रही है। ठीक, उपाध्याय जी बोलिए। पुष्पेंद्र जी, आज जो है अविरल जी का चेहरा उतरा हुआ है, आज अनुराग नाहटा जी को बधाई दे रहे हैं, तो निष्पक्ष विश्लेषण किया उन्होंने, इसलिए अनुराग जी का चेहरा उतर गया है अविरल जी का। उपाध्याय जी आज नामांकन किए हैं, सभी सीटों पर नामांकन किया है तो मेहनत ज्यादा की है। आज आप होंगे आज अविरल जी को अब आप अनुराग जी को बुलाया करिएगा। अनुराग जी निष्पक्ष विश्लेषण करता है और ज्यादातर लोग तो भारतीय जनता पार्टी को भी सी टीम बन जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों को लोगों से क्या पूछा,
सही एग्री करती हूँ मैं। बिल्कुल मैं हमें कोई अपना विश्लेषण कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा है धन्यवाद। नहीं, देखिए उपचुनाव को लेकर सभी ने अच्छे से मेहनत की है। देने के लिए हम पुष्पेंद्र जी एक मिनट पुष्पेंद्र जी, ये देखिए जिस पार्टी के AIMIM के 2 सांसद हैं, उसको हर टीवी चैनल में उसका स्पोक्स पर्सन बुलाते हैं हर डिबेट में। बिल्कुल। क्यों उससे बड़ी पार्टी कितनी सारी है भारत में? कम से कम उससे बड़ी पार्टी लोकसभा में 15-16 पार्टियां हैं। मुद्दा बनाया जाता है। हाँ, उनको जबरदस्ती बुलाया जाता है ताकि किसी भी तरीके से कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन को वोट कटे। चलेगा लग रहा है। नहीं मलिक साहब ही हैं। और मलिक साहब, मैं तो आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। चलिए मलिक साहब एक लास्ट सवाल आपसे कर लेता हूँ। प्रयास करिए। आप जरा ये बताइए, आपने इतने घोटाले क्यों किए? 60 साल तक इस देश को लूटने का काम क्यों किया? मलिक साहब देखिए, मलिक साहब नहीं मलिक साहब वो बात पुरानी है, और पुराने दौर में क्या हुआ, पुराने दौर में क्या हुआ वो बात अलग है। लेकिन आज अगर आप मानते हो मलिक साहब, अगर आप मानते हो मलिक साहब, अगर आप मानते हो कि आपके टाइम में आपने अच्छा काम किया है तो आपको जरूर वोट मिलेगी। लेकिन जिस हिसाब से आप आज भी दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा दो कि उस पार्टी ने इतना अत्याचार किया था, भ्रष्टाचार किया था, लेकिन इन बातों का फिलहाल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आज के समय में जनता समझदार है और जनता के सामने किसी तरह का कोई लॉलीपॉप फेंक देना भी वो नहीं समझेगी। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो निकलकर सामने आता है जनता को लुभाने के लिए कि हम आपको महीने में इतने देंगे। तो कई बार आपने वो देखा होगा, लोकसभा चुनाव में खटाखट चला भी था। जी मलिक साहब, जहाँ तक बात है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हम विकास के मुद्दे पर जनता का विश्वास जीत रहे हैं और विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव में जा रहे हैं। और रास्ता भटक गया है, अभी तक मिला ही नहीं। उत्तर प्रदेश में विकास पहुंच भी नहीं पाया, बॉर्डर भी नहीं टच कर पाया। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में करहल में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, करहल में भी कमल खिलेगा, करहल में भी हम झंडा गाड़े। हम आप यहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश में सीट मिलेंगे, याद रखिएगा। आपके प्रत्याशी मलिक साहब ये जो उपचुनाव है, जब कोई तो क्या करेंगे आप? पूजा जी मलिक साहब, ये जो उपचुनाव है ये महज एक उपचुनाव नहीं है और ना ही कोई उपचुनाव की नजर से फिलहाल देख रहा है। इसको माना जा रहा है 2027 का सेमीफाइनल। और माने क्यों नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इन 10-9 सीटों पर। जितने भी मंत्री थे उन मंत्रियों को एक सीट पर 3-3 मंत्रियों को उतारा हुआ है। और अगर ऐसे में उपचुनाव हाथ से चले गए तो सबसे बड़ी दुर्गति किसकी होगी? आखिर किसकी साख का सवाल होगा? मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। मजबूती के साथ हर चुनाव को लड़ते हैं। जनता आ रहा है, यही आ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो है अपने मुख्यमंत्री पद से हाथ धोएंगे और आप दूसरा मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप कहेंगे नहीं इनसे काम नहीं हो पा रहा है, अब दूसरे मुख्यमंत्री की जरूरत है। आपकी आदत है कि आप जो है चुनाव करीब आता है और मुख्यमंत्री की जो है आपको लगता है कि आप चुनाव हारते जा रहे हैं तो आप जो है मुख्यमंत्री बदलते हैं। तो अगर बाई इलेक्शन में जो परिणाम आने जा रहा है वो यह है कि आप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को बदल करके उत्तर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री बनेंगे। बेरोजगार हो चुके हैं, इसीलिए हमारे ऊपर उल जरूर आरोप सपा के नेता लगा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बेरोजगारी की बात मत करिए। आपने 2022 में टीजीटी का फॉर्म भराया था, कब करा रहे एग्जाम? 2018 में आपने आपने चलिए ठीक है पूजा जी मलिक साहब सुनिए, ठीक है पूजा जी मलिक साहब, एनडीए गठबंधन टूटने की बात कर इस हिसाब से जो मैं डिबेट में देख पा रहा हूँ, डिबेट में पूजा जी, उपाध्याय जी, मलिक साहब और अनुराग जी, समय कम है और समय को देखते हुए आप लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव
अब सभी दलों की नाक का सवाल बन चुका है, उनकी साख का सवाल बन चुका है। आखिर किसको मिलेगी विजय और किसको होगी हार, सबसे बड़ा सवाल यही है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।